नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। फिर बढ़ेगी आपकी ईएमआई। आरबीआई ने % महंगा किया कर्ज। ग्रोथ का अनुमान भी घटाया, लेकिन कहा देश की इकोनॉमी मजबूत। 16% क्रेडिट ग्रोथ को बताया पॉजिटिव सिग्नल। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को बाजार की सलामी। शानदार तेजी के साथ बाजार में चौतरफा खरीदारी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में उछाल। सेंसेक्स 1017 और निफ्टी 276 पॉइंट चढ़कर बंद। गांधीनगर में पीएम मोदी ने दिखाई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। अहमदाबाद तक वंदे भारत में पीएम मोदी का सफर। अहमदाबाद मेट्रो के पहले फेज का भी किया पीएम ने उद्घाटन। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में मैदान में 2 बड़े खिलाड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने किया नामांकन। झारखंड से कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने भी भरा पर्चा। कल से 5G क्रांति की होगी शुरुआत। पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। मेगा कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत इंडस्ट्री के कई दिग्गज होंगे शामिल। 5G लॉन्च से पहले टेलीकॉम शेयरों में रौनक। मर्सिडीज की पहली लग्जरी मेड इन इंडिया ईवी सेडान कार EQS लॉन्च। कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। एक बार फुल चार्ज करने पर चलेगा 857 किलोमीटर। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से। दरअसल आरबीआई ने लगातार चौथी बार दरें बढ़ाई हैं। क्रेडिट पॉलिसी में ½ % रेपो रेट बढ़ाया गया है, तो वहीं ग्रोथ का अनुमान भी आरबीआई ने घटाया है। लेकिन गवर्नर ने आगे की अच्छी तस्वीर भी पेश की। उन्होंने कहा कि घरेलू इकोनॉमी मजबूत है। बेहतर क्रेडिट ग्रोथ को भी अच्छा सिग्नल उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की तुलना में भारत के हालात थोड़े बेहतर हैं। While real GDP growth in the first quarter this year turned out to be lower than our expectations, nonetheless it was 13.5 and perhaps the highest among the major global economies. Real GDP growth in the first quarter, the late recovery in Kharif sowing and the comfortable reservoir levels that we have at present, improvement in capacity utilization, buoyant bank credit, and government's continued thrust on capital expenditure are expected to support aggregate demand and output in the second half of the current year. The recent correction in global commodity prices, including crude oil, if sustained, may ease cost pressures in the coming months. और इसके अलावा डिपॉजिट की दरें जल्द बढ़ सकती हैं। एसबीआई के एमडी अश्विनी तिवारी का कहना है कि लोन ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा है, इसलिए बैंकों को लोन के लिए पैसा चाहिए होगा। डिपॉजिट रेट में बढ़ोतरी हो रही है और ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कौन से सेगमेंट को टैप करना चाहते हैं, 1 साल से 3 साल या 3 साल से ऊपर। तो आपने देखा होगा हर बैंक बढ़ा रहा है, लेकिन अलग अलग रेंज में बढ़ा रहा है। कोई 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा है, कोई 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा है। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है पिछले 1-2 महीनों में, वो लोन ग्रोथ से पीछे चल रही है। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 9.5% है। लोन ग्रोथ जो पिछले 1 महीने 2 महीने में करीब 16-16% हुई। लेकिन अगर ये रेट एडवांसेस की और लोन ग्रोथ रेट कंटिन्यू करती है, ऐसे रहती है, तो डिपॉजिट में जो बढ़ोतरी होगी आप देखेंगे कि हो सकता है लोन के रेट से ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि अगर डिपॉजिट शॉर्ट पड़ेगा तो लोगों को दिक्कत आएगी और बोरोइंग कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी ज्यादा है। इसलिए देर से देर अगर लोन ग्रोथ सस्टेन करेगी तो डिपॉजिट रेट की भी ग्रोथ तेजी से होगी। और इधर फेडरल बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया का कहना है कि आगे दरें बढ़ाने को लेकर थोड़ी सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी। उनकी दलील है कि कहीं ज्यादा दरें बढ़ाने से ग्रोथ पर उल्टा असर ना इसका पड़ने लगे। तो ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से विकास दर को पूरी तरह से रोक दे, क्योंकि विकास नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा। तो एक और हमको प्राइस स्टेबिलिटी भी देखना है, ताकि हमारी जो बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं या दूसरे लोग, उनको या तो हम सेपरेटली जन कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से उनको कॉम्पनसेट करते रहे, जैसे कि उनको फ्री अनाज जो दिया जा रहा है और ये सारी चीजें जो है उसके माध्यम से उनको कॉम्पनसेट करते रहे। और दूसरी ओर हमको ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इतना ज्यादा ना हो जाए कि विकास दर ही बाधित हो जाए, क्योंकि विकास नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं जनरेट होगी तो फिर इनकम कहाँ से बढ़ेगी। तो आई थिंक ये बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा। और क्या इकोनॉमी में सब ठीक ठाक है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
और अब बात करते हैं मार्केट की। आज 2 महीने के निचले स्तर से बाजार में बाउंस बैक देखा गया। सेंसेक्स 1017 पॉइंट चढ़कर 57,427 पर बंद हुआ। निफ्टी 276 पॉइंट चढ़कर 17,094 पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में चौतरफा खरीदारी रही। बैंकिंग, मेटल, रियलिटी शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई, तो वहीं ऑटो, फार्मा, आईटी शेयर बढ़त पर आज बंद हुए। और कल 5G का इंतजार खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल टेलीकॉम में जनरेशन का मतलब क्या है और भारत में कैसे पूरी हुई 2G से 5G की ये यात्रा? देखिए सुमित मेहरोत्रा का ये एक्सप्लेनर। तो देश में 5G सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है और 5G सेवाओं की शुरुआत का जो सफर है वो इतना आसान नहीं था। भारतीय बाजारों में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट है, उसका सफर ना केवल 1G से शुरू हुआ, लेकिन एक बहुत ही रोचक सफर है। करीब करीब 2 दशकों से ज्यादा लंबा सफर लगा देश को 1G से 5G तक पहुंचते हुए। शुरुआत, पहले तो आपको बता दें कि जी क्या होता है। दरअसल जी का मतलब होता है जनरेशन। जैसे जैसे टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर बदलाव हुआ, जनरेशन बाय जनरेशन चीजें बदलती गई। 1G जो था वो एनालॉग बेस्ड टेक्नोलॉजी पर कम्युनिकेशन होता था। उसकी कुछ अगर ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो वहाँ पे सिस्टम, फंक्शन, कनेक्टिविटी या फिर बेसिक कम्युनिकेशन जैसे रिसेप्शन, डेटा रूटिंग, मैनेजमेंट, इस तरह की कुछ सेवाएं दी जाती थी। और ये एनालॉग बेस्ड सेवाएं बेसिकली 1G के तहत दी जाती थी। लेकिन 1G के बाद जो टेलीकॉम में रफ्तार पकड़ी है, अर्थव्यवस्था के अंदर फेरबदल हुआ है, कम्युनिकेशन मार्केट के अंदर बदलाव हुआ है, वो काबिल तारीफ है। 1995 यानी करीब करीब 2 दशकों से पहले डिजिटल सिस्टम, सिग्नल, वीडियो, ऑडियो, ये सेवाएं शुरू हुई जो कि 2G के जरिए शुरू हुई। और वहां पे GPRS, SMS, MMS, आपको याद होगा वो उस तरह के बड़े हैंडसेट्स जहां पर इस तरह की सेवाएं उन फोन्स के अंदर आई जाती थी। ये वो टाइम था जबकि इनकमिंग कॉल के भी काफी हद तक चार्जेस लगते थे। लेकिन वहां से समय और बदला और धीरे धीरे इस सिस्टम के अंदर एक बड़ा बदलाव आया 3G के जरिए, जहां पर इंटरनेट से रूबरू हुआ और इंटरनेट में 2 Mbps की स्पीड आनी शुरू हुई। उस समय पे स्पीड की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती थी, स्पीड काफ़ी स्लो होती थी। ब्राउजिंग, गेमिंग जैसी सर्विसेज आनी शुरू हुई और ये वही समय था जबकि एक बड़ा एवोल्यूशन हैंडसेट्स के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि 1995 से 2008 तक का सफ़र ये इंडिया ने देखा 3G के जरिए। 3G से लेकर 4G का सफर उतना लंबा नहीं था। महज 4 सालों के अंदर ही 4G अडॉप्ट कर लिया देश ने, जहां पर मोबाइल ब्रॉडबैंड जैसी शुरुआत आते हुए दिखाई पड़ी। बढ़िया स्पीड भी आ गई और कई सारे बदलाव हुए। अब वो समय आ गया था जबकि हम HD सर्विसेज देखने लग गए थे। स्पीड भी 100 Mbps तक की आ चुकी थी और एक बढ़िया तेज स्पीड मानी जा रही थी और एक अच्छा डाउनलोड 30 सेकंड के अंदर एक बढ़िया डाउनलोड भी होने लग गया था। मूवी स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियोस, गेमिंग, म्यूजिक, ऐसी बहुत सारी सेवाएं जो हैं इस समय पर आते हुए दिखाई पड़ रही थी। क्लाउड एक बड़ा मार्केट था जहां पे स्टोरेज करने के लिए बहुत सारी चीजें आ चुकी थी। तो एक बड़ा बदलाव इंटरनेट मार्केट में आ गया था। लेकिन वहां से और एक बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो अब आता हुआ दिखाई पड़ेगा जबकि 5G सेवाएं लॉन्च होने जा रही हैं। यानी कि 2012 के बाद सीधे 2022 10 साल के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन आया है 5G। 5G के अंदर आपकी स्पीड 100 Gbps आ चुकी है जो कि 4G से करीब करीब 100 गुना ज्यादा है। जहां पर हम एक समय पर HD वीडियोस की बात करते थे, म्यूजिक की बात करते थे, लाइव स्ट्रीमिंग की बात करते थे, वो बदल कर हो चुका है IoT, AR, VR जैसे कनेक्टेड डिवाइसेस भी आ चुके हैं, 5G इनेबल्ड डिवाइसेस भी आ चुके हैं। तो एक बड़ा टेलीकॉम रेवोल्यूशन पिछले 2 दशकों से ज्यादा में हमने देखा और ये धीरे धीरे रेवोल्यूशन लेकर इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट, सबसे कॉम्पिटिटिव टेलीकॉम मार्केट के तौर पर बना चुका है। तो इस तरह का बड़ा रेवोल्यूशन हमने इस मार्केट के अंदर देखा है। जी हाँ, तो कल देश को मिलने जा रहा है 5G का तोहफा और आपने समझा होगा किस तरीके से सफर किया देश ने 5G का ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडियन मोबाइल कांग्रेस में करेंगे 5G सेवाओं का उद्घाटन। मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बिरला जैसे दिग्गज भी होंगे इस कार्यक्रम में मौजूद। देखिए आवाज पर लाइव कवरेज सुबह 10 बजे से। और 5G से कैसे बदलेगी हमारी और आपकी जिंदगी, समझने के लिए देखिए 5:57 पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम 5G बदलेगी लाइफ भी।
और अब बात गांधीनगर की, वो इसलिए क्योंकि आज से गांधीनगर और मुंबई के बीच सेमी हाई स्पीड वंदे भारत चलने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसे हरी झंडी दिखाई। वो खुद भी कुछ मुसाफिरों के साथ गांधीनगर से अहमदाबाद तक ट्रेन में सफर भी किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो फेज 1 का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जिनके साथ वंदे भारत में सफर किया उन मुसाफिरों से बातचीत की। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, आप भी सुने। वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर से मुंबई के लिए चल पड़ी है और इस बार हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो खास पैसेंजर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसको उद्घाटन किया और गांधीनगर से कालूपुर तक आए तो ये सारे पैसेंजर उसमें थे और वो भी स्पेशल ड्रेस में। प्रधानमंत्री के साथ आपकी क्या क्या बात हुई? हमारे साथ उनके, हम कल्चरल ग्रुप से हैं तो हमारे साथ कल्चर के लगती बात हुई कि आप कैसे कल्चर को प्रमोट करोगे, अपने प्राचीन संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाओगे। तो उस तरह से कि आप लोग हम लोगों ने बात की कि हम प्रारंभ कलावृत्त संस्था से है जिसके थ्रू हम वाइब्रेंट के वो सारे सोर्स करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इंटरनेशनली भी वहाँ पे। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बातचीत की, उन्होंने क्या पूछा आपको और आपने क्या उनको सवाल किया? हमको वही पूछा कि आप यहाँ पे गांधीनगर में रहते हो तो कैसा लगता है यहाँ पे रह के, क्या करते हो। तो हमने बताया कि स्टडी करते हैं इसीलिए यहाँ पे आए, बाकी हम गुजरात के अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए। फिर उन्होंने कल्चर के बारे में बात की, क्योंकि ड्रेसअप में है तो बताएंगे कि आप किस वजह से यहाँ पे आए। बिल्कुल, आपने बातचीत की, कैसा लगा? प्रधानमंत्री खुद आपके साथ सफर कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी के साथ बात करके तो बहुत अच्छा लगा और कभी सोचा भी नहीं था कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ ट्रेन में मुसाफरी करेंगे, उनसे बात करेंगे। वो हमारे सामने बैठे थे, उन्होंने हमारे साथ इतनी अच्छी तरीके से बात की, बहुत मजा आया। बिल्कुल, तो ये क्या फोटो, वीडियो, सेल्फी? जी हाँ, हमारी उनसे बहुत अच्छे से, उनका वो इतना प्रभावशाली है कि उनके साथ बैठने में एक अलग ही उसका वर्णन है। वो आप क्या कहेंगे? उनके साथ बहुत ही अच्छा लगा। वो इतने नॉर्मली बात करते हैं, एकदम ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो पीएम की गद्दी पे हैं। हमको इतना कंफर्टेबली फील करवाए। हम पहले इतने नर्वस थे सब कि सबको डर लग रहा था कि एग्जाम्स के जैसा लग रहा था, बट उनसे बात करने में इतना अच्छा लगा, इतना कंफर्टेबली बात की उन्होंने। बिल्कुल, तो ये है पहले वो ऐसे भाग्यशाली मुसाफिर जो प्रधानमंत्री के साथ भले ही कुछ ही किलोमीटर के लिए बैठे हो, लेकिन एक यादगार क्षण रहा। और आगाज इतना अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि वंदे भारत का आने वाला सफर है वो भी यादगार बनेगा हर मुसाफिर के लिए। केतन जोशी, अहमदाबाद। और मर्सिडीज की पहली मेड इन इंडिया लग्जरी सेडान दिखाएंगे आपको, पूरी तस्वीर बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात यूक्रेन की, जहां रूस ने जनमत संग्रह कराया है। रूस असल में यूक्रेन के कुछ हिस्सों का विलय चाहता है। क्या रहे इस जनमत सर्वेक्षण के नतीजे, जानने के लिए चलते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय सूरी जी। संजय जी, क्या हाइलाइट्स हैं इस सर्वे के? तो अब से कुछ ही देर में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घोषणा कर देंगे कि यूक्रेन के 4 हिस्से अब रूस का हिस्सा बन गए हैं। ये 4 हिस्से यानी कि ज़ैपोरिजिया, खेरसों, लुहांस्क और डोनेस्क रशिया की फौजों के कब्जे में है और यहाँ पर आबादी भी ज्यादातर रशियन बोलती है। लेकिन आवश्यक ये नहीं है कि अगर वो रशियन जबान बोलें तो उनकी वफादारी रूस और रशियन फेडरेशन के साथ ही होगी। देखने की बात यह है कि कई लोग यहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये समझ है कि रूस में अगर रहे तो वहाँ पर फौज का उनके ऊपर जोर रहेगा, फौज उनके ऊपर हावी होगी। हम देख रहे हैं कि कंस्क्रिप्शन के ऊपर नए ऑर्डर आ चुके हैं। अगर वो यूक्रेन का हिस्सा बन गए और यूक्रेन के नागरिक बन गए तब तो वो ईयू के नागरिक बन जाएंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि यूक्रेन को ईयू का कैंडिडेट स्टेटस मिल चुका है। तो देखा हमने कि ज़ैपोरिजिया से लोगों को यूक्रेन लाने की कोशिश ही की यूक्रेनियन लोगों ने, तो उन पर बम बरसाए गए, कई लोगों की मौत हो गई है।
तो बहुत ही तनाव है यहाँ पर सिचुएशन में, बहुत ही कन्फ्रंटेशन बहुत ही भयानक रूप ले रही है। पुतिन की ओर से कोशिश है कि कोई भी यूक्रेनियन अपने जो इलाके हैं जिन्हें वो अब अपना मानते हैं वहां से वापस यूक्रेन न जाए। हमें ये सूचना मिली है कि कल से पास मांगे जाएंगे और पास इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं है, इसलिए लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत ही गंभीर रूप यहाँ पर ये सिचुएशन ले रही है और इसका क्या अंजाम होगा ये अभी किसी को मालूम नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका संजय जी। तो रूस और यूक्रेन पे ये फिलहाल अपडेट। और अब बात मर्सिडीज की, जिसने पहली बार मेड इन इंडिया लग्जरी ईवी कार आज लॉन्च की। इलेक्ट्रिक सेडान EQS की कीमत है 1,55,00,000 रुपए। इसमें 107.8 किलोवाट का बैटरी पैक है जो कि 523 BPH पावर जनरेट करता है। फुल चार्ज में ये गाड़ी 857 किलोमीटर चलने का दावा करती है। इसमें 4 व्हील्स ड्राइव सिस्टम है। इसमें फ्रंट और बैक में 2 अलग अलग मोटर लगे हुए हैं। जर्मनी के बाद भारत दूसरा लोकेशन है जहां पर मर्सिडीज EQS को असेंबल किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।